Hello friends, today Dr. Shweta Agarwal is going to present her case and in the behalf of whole IHF family, I welcome her. Please continue. Now over to थैंक you. यू सर। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कहना चाहूंगी डॉक्टर हनुमान सर को, महेश सहगल सर और हमारे सारे सीनियर्स, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, मनोज जायसवाल सर, दिलीप सर, परवीन सर, जिन्होंने इतनी अच्छी आईएचएफ फैमिली बनाई है और मुझे मौका दिया ये केस शेयर करने का, और सारे मेंटर्स एंड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जिनसे हम लोग रोज कुछ ना कुछ, हर रोज कोई नया केस आता है, रोज कोई रूब्रिक सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो ईच एंड एवरी मेंबर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी। मैं मेरा केस स्टार्ट करती हूँ। तो पहले बता देती हूँ मैं मेरा केस। ये केस है ना, एक 72 ईयर ओल्ड फीमेल लेडी का है। तो इनको क्या था ना, गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे थे। मतलब वैसे ओल्ड लेडी थी, उनका ऑपरेशन हो चुका था, तो बहुत सारी तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने मुझे बेसिकली पेट के लिए बुलाया था, क्योंकि एसिडिटी इतनी ज्यादा हो रही थी कि पानी भी नहीं टिक रहा था। ठीक है, तो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस था और वो एंटीबायोटिक लेने के बाद जो टीकेआर हुआ था उनका, उसके बाद उनको बढ़ गया था। और उन्होंने क्या किया कि पेशेंट का जो बेटा था वो मुझे क्लिनिक पे लेने आए थे। मतलब उन्होंने बोला था कि मैम आप घर पे आके प्लीज मिल लीजिए, मम्मा नहीं आ पाएंगी। तो फिर मैं क्लिनिक के बाद क्लिनिक बढ़ा के उनके घर पे विजिट करने गई थी, जबकि उनका घर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था मेरे क्लिनिक के। तो ये चीज थी। और जब मैं उनके घर गई तो सी वॉज, मतलब जैसे रूम में अटैच बाथरूम होता है, तो वहीं पे बेड था और वहीं पे वो बैठी हुई थी और टीवी चल रहा था, जिसपे वो गुरुबानी, जिसे वो पंजाबी थे, तो पंजाबी के जो भजन या जो गुरुबानी जो बोलते हैं वो सुन रहे थे। और थ्रू आउट द केस टेकिंग वो चालू ही था। मतलब आई थिंक लास्ट में मैंने उनको बोल दिया था कि प्लीज थोड़ी देर ये बंद कर दो, क्योंकि मैं डिस्टर्ब एवर्जन में हूँ। तो लास्ट में बंद किया था उसका मैंने ऑडियो, फिर वो लास्ट पार्ट मैंने शेयर किया है। तो वो थ्रू आउट द केस चल रहा था। अभी मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए आपको क्या तकलीफ है। तो उन्होंने बोला कि पेट में जलन होती है और बार बार यूरिन जाना पड़ता है, और कुछ भी खाओ तो वापिस आता है, पानी भी नहीं पी पा रही हूँ। मतलब कितनी बार पानी पी के भी इतना भारीपन हो जाता है, उससे एसिडिटी होती है और वो निकल जाता है। तो कभी उल्टी हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि पेट खराब होके मोशन लूज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। तो वो वहीं पे बैठी हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने बोला कि मैं इतनी सारी एंटासिड्स ले रही हूँ, लाइक वो जो एंटासिड जो लिक्विड आता है वो दिन में 3 बार ले रहे थे, और साथ में वो एंटासिड टैबलेट ले रहे थे दिन में 2 बार खाने से पहले। तो ये चीज लेने के बाद भी उन्होंने मतलब सारी उन्होंने मुझे दवाइयां दिखाई, उन्होंने और उनके बेटे ने पूरा मुझे डिस्क्राइब किया कि देखो ये वाली दवाई है, इसके पहले हम ये लेते हैं, उनको बीपी भी था, तो ये सारी दवाइयां लेते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने मुझे सारी बताई। फिर मुझे सिंपल हम लोग पूछते हैं माइंड में कि आपको इतनी सारी टैबलेट लेने के बाद भी तकलीफ है, तो आपको टेंशन क्या है। तो वो एकदम से उदास हो गई कि क्या करे, अब हस्बैंड भी नहीं है तो अकेला लगता है। वैसे तो बेटा देखता है, क्योंकि बेटा उनके आसपास ही घूम रहा था पूरे उसमें। बोले वैसे तो बेटा देखता है, लेकिन प्यार नहीं है फैमिली में। और थोड़ा बहुत मेरा भाई भी मदद कर देता है, लेकिन फिर भी पैसों वगैरह, खर्चे वगैरह की चिंता रहती है, दवाइयों में भी बहुत खर्चा हो जाता है। तो ये सब चीजें उन्होंने मुझे बताई। और बेसिकली खर्चे की टेंशन इसलिए भी थी उनको, क्योंकि उनका जो बेटा था, उनका एक्सीडेंट में राइट हैंड जो था वो पूरा कट चुका था। मतलब शोल्डर से ही वो अलग हो गया था एक्सीडेंट की वजह से। तो वो बेटा कुछ कर नहीं रहा था। तो ये चीज थी। और जो डॉटर इन लॉ थी, मतलब उनकी जो बहू थी, वो काम कर रही थी। फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा ठीक है, आप, बहुत सारी बातें हुई थी पर करीबन 20 मिनट चला था, पर बेसिक जो था वो मैं आपको बता रही थी। फिर मैंने उनके नेचर के बारे में पूछा। तो उन्होंने बोला कि मेरा नेचर बहुत शांत है और मुझे सबके साथ बोलना पसंद है। कोई भी आता है तो जैसे ऑडियो मैंने डाला है, उसमें है कि कोई भी आएगा तो उसको मैं कुछ देती हूँ। मैं किसी का दुख देख नहीं सकती, मुझसे नहीं देखा जाता। फिर मैंने उनसे पूछा था कि आपको गुस्सा वगैरह आता है क्या, तो उन्होंने बोला था नहीं गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता। फिर बेटा बोला गुस्सा तो कभी रेयरली कभी करती है, वो अंदर ही रखती है। मतलब किसी को कुछ बोलती नहीं थी ज्यादातर, वो अंदर ही अंदर रखती थी। और पेशेंट की हिस्ट्री में ऐसा था ना कि हस्बैंड की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, तो इन्होंने सबको संभाला था, मतलब बच्चों को। तो उन्होंने वही बोला कि इतने सालों से पहले बहुत मजबूत थी, सब कुछ किया है मैंने, लेकिन अब वो ताकत नहीं है।
हड्डियों में जान नहीं है, दांत भी ठीक नहीं है, पेट भी खराब है, बीपी की टेबलेट चल रही है। तो ये सारी चीज वो मुझे बता रहे थे। फिर एक चीज, फिर मैंने उनसे पूछा था, जैसे वो बैठी हुई थी और ये सब बोल रही थी ऐसे ऐसी तकलीफ है, ये है वो है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ काम वगैरह कुछ नहीं कर पाती है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, काम तो करती हूँ, जैसे सुबह उठ जाती हूँ जल्दी, फिर जैसे चाय बनाते हैं हम लोग, फिर जैसे सब्जी वगैरह काटनी है, ये करना है वो करना है, घर का छोटा मोटा करती हूँ, फिर 12 बजे अंदर रूम में आती हूँ, फिर थोड़ा बैठती हूँ, आराम करती हूँ, ये सब मेरा चलता रहता है। और बालकनी में भी मैं काफी वॉक करती हूँ, जैसे बेटे ने बोला कि 20-25 मिनट वो बालकनी में वॉक करती थी कि शरीर चलता रहे, ये सब चीजें थी। और फिर उन्होंने बोला कि जैसे इतना पेन है, सब कुछ परेशानी है, तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कभी कभी, और ऐसा लगता है कि जीने का ही क्या मतलब है, जीना ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो ये केस था। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगा? हाँ, बोलिए सभी, अपना अपना ओपिनियन दीजिए। केस सबको समझ में आ गया? केस में अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मुझे इसमें एंजाइटी सिटिंग बेल्ट लगी, और उनको मुझे थोड़ा रस्टॉक्स का भी फील आ रहा है। एक्चुअली जो उन्होंने बोला ना कि अभी काम करते रहना है, तो ये वो रूब्रिक मुझे नहीं याद आ रहा है मैम, बट मुझे रस्टॉक्स का फील आ रहा है मैम। अच्छा, ओके, सिर्फ, ठीक है, आपने क्या बोला मैम? काम करते रहना है और मैम वो इतनी एज है ना, इतनी एज में भी वो काम कर रही हैं, और चाहे तो वो छोड़ भी सकती है ना कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चाय बना रही हैं, वॉकिंग कर रही हैं इस एज में भी। तो मुझे थोड़ा सा रश टॉक्स का फील आ रहा है मैम। अच्छा, ठीक है, ओके। और रूब्रिक क्या लिए मैम आपने रस्टॉक्स के लिए, या फील पे से आपने सोचा? यस मैम, मैंने रुब्रिक नहीं ली मैम, बस जस्ट फील। हेलो। हाँ मैम बोलिए। हाँ नमस्ते। तनी केस को मैं नमस्ते। केस बीच में मिस हो गया, ध्यान से नहीं सुन पाई, लेकिन जितना सुनी हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे से लिया इस लेडी ने, और अकेलापन उसको लग रहा है लेते लेते एकदम थक सी गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत ही सैड हो गई है। अकेले क्या जीना, मतलब डिस्गस्ट टाइप का ऐसे फील आ रहा है। और जिम्मेदारी लिया है उसने सबका, और रिलीजियस भी है, और एक तरह से वो अपने आप को पुअर में जा रही है, ऐसा लग रहा है। और पहले अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे पुअर में जा रही है। सल्फर का फील आ रहा है। और कोई प्लीज बताइए। हेलो दी। अरे आवाज जा रहा है तो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा चल रहा है ना। बोलू? हाँ हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ हाँ, सर बोलिए। वो तो हाँ हाँ, उनका जो सन है वो तो सब दवा पानी कर रहा है, लेकिन उनका हम्म। दिल चाहता है और मोर, और थोड़ा चाहिए, मतलब क्या रेस्ट चाहिए उनको। लव अफेक्शन मिल नहीं रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। तो क्या रेस्ट डिजायर, और थोड़ा वो भी कॉशियस है। ऐसा वो नहीं खा रहा हूँ, वो नहीं खा रहा हूँ, फिर भी मेरा बीमारी है, इसलिए कॉशियस लिया। पहले वो भजन सुन रहा था, तो रिलीजियस अफेक्शन टू मच ऑक्युपाइड। और जो चाय पानी कभी कभी बना लेता हूँ, जो भी आता है मैं कुछ कुछ भी देता हूँ, तो इसलिए तो बीजी फ्रूटलेस और जेनरस टू, ये सब लेने के बाद रूब्रिक कालकर या कारबार है, बस्ती में कालकर या कार के साथ हूँ। ओके ठीक ओके, रूब्रिक्स बहुत चलिए सर, आपने रूब्रिक्स सही है। थैंक यू। है। थैंक यू सर।
और कोई बताइए। बेसिकली ये केस में ना मैंने एक ही रूब्रिक पे से मेडिसिन दी थी। मुझे पूरे केस का एक क्रक्स एक रूब्रिक लगा और उस पे से मैंने मेडिसिन दी थी, क्योंकि वर्जन पे बहुत फंसते हैं हम लोग। ऐसा सेम मैं मेडिसिन बताऊंगी, उसके बाद ये ऐसा ही कुछ मैंने शेयर किया है, वो भी हम दोनों साथ में कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीज याद रह जाएगी। पर आप लोग प्लीज अपना एनालिसिस थोड़ा शेयर कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। सभी अपना एनालिसिस दीजिए, बहुत ही अच्छा केस है। हेलो, क्या बात है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट केस लग रहा है क्या? मेडिसिन आ गई है, पर वो एनालिसिस नहीं किया है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। मैम, मुझे एक लेडीज है, वो बच्चों की चिंता है। मतलब वो ना मुझे थोड़ा, वो घर का मेल मतलब मुझे यहाँ भी ये लग रही है, इसको अनेबल है अभी से का एंजाइटी मैटर लग रहा है, एंजाइटी फीचर कोड भी लग रहा है, और पहले वो वेल्थ में थी तो डेलूजन गेटिंग थी आ रही है, तो उस हिसाब से उसका जो सल्फर, जो मुझे भी सल्फर लग रही, बट कहीं ना कहीं कल का फ्लो वाला भी आ रहा है। रोजी रोटी का अब चिंता हो रहा है, दवाई का चिंता हो रहा है, मेरा जो खर्च होगा वो से पूरा होगा, बच्चा भी इतना कैपेबल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग, तो पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है मुझे ना, थोड़ा कल करियर का फील आ रहा। बाकी तो रूप से देखे तो थोड़ा मतलब इसका है, पहले वे था पुअर होते जा रही है, फ्यूचर बहुत ज्यादा चिंता है, मनी को भी हर तरह से। थैंक यू। ओके ओके मैम, मतलब आपको सल्फर और कैलकेरिया फ्लोर लग रही है। ठीक है मैम, थैंक यू, नाइस। मतलब आपने एनालिसिस थोड़ा सही किया है, कुछ पॉइंट सही हैं, कुछ मिसिंग है। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग मैम। जब लास्ट आपने वीडियो ऑडियो सेंड किया था तो वहाँ पे आपने एक क्वेश्चन पूछा है उसे कि आप मायके में भी लाडली थी क्या? अब 75 ईयर एज में उसका मायके का लाडलापन हम सोचेंगे तो ये मुझे कितना यूजफुल होगा पता नहीं। तो और एंजाइटी मनी मैटर की बात करें तो पल्सटीला तो यहाँ पे इतना नहीं सोचेगी कि कितने भाव है और कैसे कहाँ खर्चा होगा ये। सो मैंने पल्सटीला के बारे में नहीं सोचा, जबकि एफेक्शनेट और फॉर्चून रिवर्स और फायर विजन में वो है। और इसके साथ उसकी इरिटेबिलिटी के बारे में अगर हम सोचे तो उसका जो पहले ऐसा थे और अब मेरी ताकत इस तरह कम है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, उसके दांत, उसके बोन्स वगैरह, अब वो उतना ताकत नहीं रहा। इसके ऊपर उसकी इरिटेबिलिटी है। और पूरे उस ऑडियो में उसके आईपीआर बता रहे कि टोटली वो ऐसे इरिटेबल टाइप पर्सनालिटी नहीं है कि जितना आर्सेनिक होता है। जबकि मैं पहले शुरू में फंस गई थी कि वो कॉर्नर सीट के वो एज पे बैठी है तो वो आर्सेनिक है क्या, लेकिन यहाँ पर भी मैं आर्सेनिक के बारे में नहीं सोच रही हूँ। और अब रह गया कि कैलकेरिया, जैसे कि सैडनेस, फॉर्चून फ्रॉम रिवर्स ऑफ डिल्यूजन, फायर विजन
और एंग्जाइटी मनी मैटर और अफेक्शनेट जो भी उसके मदद करने के लिए आता है तो वो उसको कुछ ना कुछ देती रहती है। और घर के बाहर आने का तो सवाल नहीं, जैसे कि थोड़ी ही दूर आपका क्लिनिक है, ये भी है, और कुछ ना कुछ उसको करना है, जैसे कि आइडल बैठना उसके लिए नॉट पॉसिबल। सो मेरा फर्स्ट और फाइनल थॉट कैलकेरिया है। आपका जो लगे रहने वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत मतलब आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छा सीखने लायक है कि आप लास्ट तक एफर्ट डालते हैं। तो आपका कैलकेरिया मैंने लॉक कर दिया, बताती हूँ फिर सही है या नहीं। थैंक यू मैम। ओके, और कोई? और कोई बताना चाहेगा या मैं एनालिसिस बता दूँ? मैं डिस्क्लोज कर दूं क्या मनोज सर? यस मैम, डिस्क्लोज कर दीजिए। मेरा भी कैलकेरिया है। ओके सर, ओके, ठीक है, तो मैं एनालिसिस बताती हूँ। ठीक है, मैंने ये केस में एक एक ही रूब्रिक पे से मेडिसिन दी थी, लेकिन पूरा अगर वर्जन मतलब जो स्टेप बाय स्टेप अगर एनालिसिस करे तो सबसे पहली चीज क्या थी ना कि पेशेंट खुद नहीं आई थी मेरे पास, उन्होंने अपने बेटे को भेजा। ठीक है, अब ये वर्जन पे मतलब ये चीज पे मैंने बहुत सारी केसेस में ये मेडिसिन दी है कि पेशेंट है ना अपने आप वो इतना बीमार दिखता है कि आईपीआर दौड़ा चला जाता है कि नहीं। अब ये खुद अगर बालकनी में 20-25 मिनट वॉक कर सकती है तो वॉकेबल डिस्टेंस में है, बेटा गाड़ी में बिठा के ले आता है ना, तो ये आ सकती थी। लेकिन इसने क्या किया, बेटे को भेजा कि आप उनको लेके आओ और मैं घर पे ही बैठ के उनसे दवाई लूंगी, बात करूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया था मैनिपुलेटिव। इसने अपने बेटे को, आपने अगर ऑडियो भी सुना हो तो बेटा इतना उनके पीछे पीछे लगा हुआ है, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करा है, मम्मी को ये हो रहा है, मम्मी को ऐसे होता है, मम्मी की ये दवाई है, मम्मी के मतलब मेरे मामा भी इतना प्यार करते हैं, वो ऑडियो में भी है कि मामा भी इतना प्यार करते हैं जितना प्यार मैंने कभी नहीं देखा, है ना। तो पहला रूब्रिक मैंने लिया था मैनिपुलेटिव। फिर दूसरा जो था कि क्या हुआ था कि ये टीवी पे जब मैं गई ना उनके पास तो वो टीवी पे भजन चल रहे थे। ठीक है, अब नॉर्मल है, ठीक है, ये एज में इंसान भजन ही देखेगा घर पे बैठ के, लेकिन वो अगर कोई आया है आप उनसे बात कर रहे हो फिर भी वो चले जा रहे हो, बीच बीच में उसको देख भी रही थी और लगातार बोले। मोस्टली इनका यही रहता है कि ये भजन सुनती रहती है, घर का काम थोड़ा बहुत ये वो कर लिया, चाय बना ली, सब्जी काट ली, बाकी वो भजन सुनती रहती है। तो मैंने रूब्रिक लिया था रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड विद द रिलीजन। चाहे वो मंदिर नहीं जा रही है लेकिन पूरा टाइम ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम उनका क्या जा रहा है, भजन सुनने में। ये लिया था। फिर उन्होंने बोला था कि मैं ध्यान रखती हूँ कि कुछ भी खाती नहीं हूँ, मतलब तीखा या तला हुआ। तो इसका सिंपल रूब्रिक है केयरफुलनेस। ये सब बहुत सारे डॉक्टर्स ने लिया है कि वो कॉशियस नहीं है। कॉशियस क्या होता है, आपको तकलीफ होने से पहले अगर आप ध्यान रखते हो कि आपको तकलीफ ना हो जाए, दैट इज कॉशियस। और इसको क्या था, इसको एसिडिटी होने के बाद अब ये ध्यान रखती थी कि मुझे तीखा तला हुआ नहीं खाना है। सो इट इज केयरफुलनेस। ठीक है, फिर उसके आगे इसने क्या बोला कि मुझे अकेलापन लगता है, हस्बैंड नहीं है। ठीक है, अब बेटा कंटिन्यूस ऑलमोस्ट उनके साथ है, वो घर में है क्योंकि वो काम भी नहीं जाता है, तो वो पूरा टाइम मदर की केयर कर रहे हैं, फिर भी इनको अकेलापन लगता है। ठीक है, तो ये क्या था ना, डिल्यूजन अलोन बीइंग। ये अकेली है नहीं लेकिन ये फील ऐसा कर रही है कि मैं अकेली हूँ, हस्बैंड नहीं है तो मैं अकेली हूँ, लेकिन बेटा है साथ में। तो डिल्यूजन अलोन बीइंग या फोर सेकंड फीलिंग। ठीक है, ये रूब्रिक मैंने लिए थे कि उनको खुद को ऐसा फील हो रहा है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। या एक चीज और उन्होंने बोला था कि फैमिली में प्यार नहीं है। ठीक है, अब भाई इतना बड़ा 82 ईयर्स और ये 72 ईयर्स, इतना प्यार है फिर भी इनको प्यार की कमी पड़ रही है। अभी भी इनको लग रहा है कि फैमिली में प्यार नहीं है, बेटा इर्द गिर्द घूम रहा है फिर भी इनको लग रहा है कि प्यार नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लिया था अफेक्शंस लव्स अफेक्शन, या वो उनको प्यार की सिंपैथी की डिजायर थी। ये एब्जॉर्ब्स अफेक्शन वाली थी, इतना प्यार बेटा दे रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है, डॉक्टर को बुला रहा है घर पे, उसके बाद भी इनको कमी पड़ रही है। तो ये अफेक्शंस लव्स अफेक्शन एब्जॉर्ब्स अफेक्शन या सिंपैथी फ्रॉम अदर डिजायर कि मेरे घर में प्यार नहीं है, मैं अकेली हूँ। उनका टोन सुनो आप,
है ना। टोन ऐसा है कि इंसान को दया आ जाए कि हाय बेचारी अकेली है, कैसे करती होंगी, है ना। तो सिंपैथी फ्रॉम मदर्स डिजायर ये था। फिर उसके अलावा क्या था कि उन्होंने बोला कि मैं सबसे प्यार से कोई आ जाए तो मैं उसको कुछ दे देती हूँ। हाँ, उसमें मैंने जब उनसे पूछा कि आप उनको हेल्प करते हो, तो उन्होंने क्या बोला, मैं क्या हेल्प करूंगी, है ना। तो ये सेम वर्जन आपने एक बार दिलीप सर ने भी केस शेयर किया था बलसिडिला का, वहां पे भी था कि मैं क्या हेल्प करूंगी, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। मतलब उसको करना नहीं होता है बेसिकली, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ, कुछ कुछ दे देती हूँ। लड़का बोलता है बकायदा चाय पिलाते, चाय पिलाना ही बहुत बड़ा बकायदा वाला नहीं, इतना बड़ा था, लेकिन उन्होंने बोला बकायदा चाय पिलाती है उनको, किसी को कुछ देती है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं हेल्प करती हूँ, देती हूँ। ठीक है, तो वैसे सिंपैथी थी उनको। उन्होंने ये भी बोला कि मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, कोई दूसरा भी दुखी है तो वो मैं देख नहीं पाती हूँ। तो दिस इज सिंपैथेटिक, बेनोवलेंस एंड अफेक्शनेट। बहुत माइल्ड, अफेक्शनेट और वैसी पर्सनालिटी, वो तो हमें पता चल ही रहा था टोन पे से भी। ठीक है, तो ये सारे रूब्रिक्स लिए थे। फिर जो उनका ये था कि फिर मैं चाय बनाती हूँ या सब्जी काट देती हूँ या कभी कुछ कर लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ। और वैसे उनके हस्बैंड के डेथ होने के बाद इन्होंने ही सब कुछ संभाला था शुरू में। हो सकता है अब वो नहीं कर पा रही, लेकिन उन्होंने किया था। तो यहाँ पे ये रूब्रिक ले सकते हैं केयर्स फुल लॉ, क्योंकि फैमिली की वो बेटे के लिए तो वो कर ही रही थी और किया था उन्होंने, तो केयरफुल लॉ ले सकते हैं। ठीक है, अभी वो नहीं कर रही थी, लेकिन वो उन्होंने किया था बहुत सालों से। फिर एक चीज जो उन्होंने बोली कि भाई इरिटेट हो जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि दर्द हो रहा है, ये भी दर्द है, वो भी दर्द है। उनका जो लास्ट सेंटेंस है ना वो कि भाई अब हड्डियों में, पहले बहुत मजबूत थी लेकिन अब जान नहीं है शरीर में, अब वो हालत नहीं है, न दांत में ताकत है न हड्डियों में वो है ना। तो ये सब चीजों से वो क्या कर रही थी, वो अपने आप को पिटीज कर रही थी, पिटीज हरसेल्फ। और एक रूब्रिक जो मैंने थ्रू आउट केस के लिए सोचा था, दैट इज कंप्लेनिंग पिटीफुली। ये पूरा अपने आप को बहुत बुरी हालत में हूँ और वो उसकी कंप्लेन बता रही हूँ, उसी टोन में वो पूरे केस में मुझसे बात कर रही थी। इसलिए मैंने उनसे पूछा था कि मायके में भी बहुत लाडली थी ना, और एकदम से रोना आ जाता है, तो बोले हाँ तुरंत रोना आ जाता है, और गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है इनको, कभी गुस्से में नहीं बोलती है, कि सामने वाला बोलता है तो भी मैं चुप हो जाती हूँ, है ना। तो एंगर सप्रेस भी ले सकते हैं। और इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, क्योंकि पेन हो रहा है तो वो इरिटेट होती है, तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, जीने की कोई इच्छा नहीं है, दैट इज दैट डिजायर्स, है ना। तो उनको ये लगता था कि भी मैं इन लोगों पे हूँ तो डिपेंडेंट ऑफ अदर्स। ये सारे रूब्रिक्स ले सकते हैं, बट ओवरऑल फील जो मेरा था ना, कि जब हमें ऐसा लगे कि आईपीआर दौड़ दौड़ के पेशेंट की सेवा कर रहा है, पेशेंट रो रो के अपनी कंप्लेन बता रहा है, तो फर्स्ट मेडिसिन जो मेरे माइंड में आई थी दैट इज पल्सेटिला। और पल्सेटिला 30 दिया था मैंने इनको, और उससे उनको एसिडिटी धीरे 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 ठीक होती गई थी। उनके एंटासिड भी काफी 2 महीने में तो उनकी सारी एंटासिड बंद हो गई थी। तो ये केस था पल्सेटिला का। क्योंकि अगर पूरे केस में देखे तो कंप्लेनिंग पिटीफुली अगर हम लेते हैं तो 2 मेडिसिन है, आर्सेनिक एंड पल्सेटिला। आर्सेनिक का जैसे पूजा मैम ने बताया ना कि आर्सेनिक का आईपीआर तो खुद परेशान होता है कि भाई इसको ठीक करो नहीं तो ये हमारी जान ले लेगा, है ना। वो रेस्टलेसनेस में है, कैरी डिजायर फास्ट में है, उसको ऐसा लगता है कि जल्दी ठीक होना चाहिए। लेकिन ये आंटी का ऐसा नहीं था, एकदम माइंड पर्सनालिटी थी और एकदम शांति से बात की, अफेक्शनेट थी, बिनोवलेंस थी, कोई रेस्टलेसनेस नहीं थी इनके अंदर। तो सिंपल मैंने इनको पल्सेटिला दिया था। अब आप लोग पूछिए, कुछ क्वेरी है तो आपको, अगर लगता है तो। मैम इसमें जो मैनिपुलेटिंग जहाँ पे आपने लिया वहां पे फेनिंग से क्यों नहीं लिया? ले सकते हैं, इवन हिपोक्रेसी भी सोच सकते हैं कि जैसे जो पॉइंट सब लोग एंजाइटी मनी मैटर्स ले रहे हैं ना, तो वो मैं एक चीज आपको याद दिला दूं। अगर आपको याद है मेरा लुकोरिया वाला केस, है ना, वहां पे भी वो पेशेंट क्या बोल रही थी ना कि अगली बार मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो वो वीडियो केस मैंने शेयर किया था, आपने देखा था क्या मैम? हाँ शायद, बट ये बहुत अच्छे से याद नहीं, मेरा मेमोरी बहुत वीक कोई है। कोई बात नहीं, एक केस मैंने शेयर किया था, काफी लोग डॉक्टर्स को याद होगा कि उस केस में भी पेशेंट क्या बोल रही थी ना कि अगर अगली बार मेरे पास पैसे नहीं हुए तो वो दिखाती है ऐसा कि मुझे पैसों की बहुत परवाह है, कैसे चलेगा, है ना। तो आईपीआर को लगता है कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जैसे वो वाला पेशेंट था ना, उसमें सेम यही चीज थी। हस्बैंड बोल रहा था कि तू चिंता क्यों कर रही है, पैसे मुझे देने, तू दवाई ले, तू ठीक हो पहले, है ना। यहाँ पे भी क्या था, बेटे ने पैसे दिए, ठीक है, उनको कुछ नहीं निकालना था, और अगर
उनको रियली में अगर मनी की प्रॉब्लम होती, अगर उनको चिंता होती, तो वॉकेबल डिस्टेंस में तो वो आ सकती थी। उनको भी पता था कि अगर मैं जाऊंगी तो उनको डबल चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने वो नहीं सोचा। तो ये क्या होता है ना, ये दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। तो यहाँ पे हम पेनिंग सिक भी ले सकते हैं, मैनिपुलेटिव भी ले सकते हैं, या हिपोक्रेसी भी ले सकते हैं। ओके ओके, हाँ थैंक यू। क्लियर हुआ ना मैम? यस यस मैम मैम, यस थैंक यू। फैनिंग सिक समझ नहीं आया, एक बार और समझाइए ना, फैनिंग सिक कैसे? मैम देखो, पेनिंग सिक कैसा होता है ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो बताती हूँ, बाकी हमारे साथ मनोज सर हैं, वो अगर कुछ गलत है तो करेक्ट करेंगे। पेनिंग सिक में क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि पेशेंट बीमार है तो हम पेनिंग सिक नहीं ले सकते। पेनिंग सिक क्या होता है, वो जितना बीमार है उससे ज्यादा कितनी बार दिखाता है। ठीक है, अगर बेटे ने बोला वो 22 मिनट वॉक कर सकती है बालकनी में, तो 22 मिनट में आप 200 मीटर तो आराम से चल सकते हो, है ना। तो ये क्या था कि वो जाना नहीं चाहता था, वो अपने आप को पैम्पर करवाना चाह रही थी, या ज्यादा बीमार, मुझे बहुत तकलीफ है ये दिखाना चाह रही थी, इसीलिए वो नहीं आई। ठीक है, तो ट्रेनिंग सिक में क्या होता है, पेशेंट होता है या तो बीमार नहीं होता है, और होता है अगर बीमारी तो वो उस बीमारी को इस तरह से बताता है कि मुझे बहुत तकलीफ है, और जो कर सकता है वो भी वो बीमारी की मार, क्या बोलते हैं, बीमारी का बहाना करके वो नहीं करता है। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग से सोच सकते हैं, मैंने ये ट्रेनिंग से अप्लाई नहीं किया था, बट सोच सकते हैं, मैं कह रही हूँ। इसी तरह फेनिंग से हो सकता है। इसका कारण क्या होता है ना कि फेनिंग में आप बीमार उतने हो नहीं जितना आप दिखा रहे हो। अब इसने क्या है कि वॉकिंग डिस्टेंस घर से है आपके, इसके बाद भी आपको बुलाया, तो हो सकता है बहुत ज्यादा सीरियस कभी हो तो ऐसा लोग करते हैं ना। लेकिन आपने जाके बोला कि वो वॉक भी करती है और वहां बैठी भी थी, कभी कभी चाय भी बना लेती है, ये सारी बातें दोस्त ने की। क्या मतलब इतनी भी कंडीशन खराब नहीं थी कि आपके क्लिनिक नहीं आ सकती। दूसरी बात उसने बताई, पैसे की कमी भी चल रही है, पैसे कैसे मैनेज होते हैं, थोड़ा भाई दे देता है वगैरह वगैरह, है ना। इसके बाद भी उसको तो मालूम होना चाहिए कि भाई जो इसको पैसे इतना सोचेगा ना, वो आपके क्लिनिक में मजबूर होने से भी आने की कोशिश, चलो डॉक्टर के पास ही चले जाते हैं, इतना पास में तो है, क्यों बेकार में फीस देंगे ज्यादा। कि मान लीजिए यदि आप क्लिनिक में 100 देते हैं तो जाहिर है कि देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है कि पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, और दूसरी ओर बालकनी में चल रही है, थोड़ा बहुत चाय वाय भी बना लेती है, थोड़ा बहुत काम भी कर लेती है, स्टिल सी इज नॉट एबल टू कम टू देयर क्लिनिक। और मुझे लगता है आपको भी ये लगा होगा कि इतनी शायद ज्यादा इमरजेंसी नहीं थी, राइट डॉक्टर श्वेता? हाँ सर, हाँ सर, इसलिए मैंने जब वो लेने आए तो थे तो मैंने बोला कि मैं क्लिनिक खत्म होने के बाद आऊंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये इतना सीरियस केस है नहीं। तो मैं क्लिनिक खत्म यस, करने के बाद उनको विजिट करने गई थी। सो ये फेनिक सिक है कि ये नौटंकी ज्यादा दिखा रही है, जितना कर रही है उतना नहीं है, और जस्ट टू गेन द सिंपैथी एंड लव एंड अफेक्शन ऑफ द पीपल, वो अपने ट्यून पर नचाना जानती है। कैसे पल्सीटिला का, पल्सीटिला दिया था ना मैम आपने इसको? हाँ, तो पल्सीटिला को अपनी ट्यून पे नचाना बहुत अच्छा आता है। वो तो ये मैनिपुलेट करते हैं कि आइडिया उसके पीछे नासा है, फिर को पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है हमारे साथ। मैंने जो दूसरा केस, आप वो वापस देखना, वहां पे भी वो लेडी दवाई नहीं लेनी है क्योंकि मेरे पास अगली बार पैसे नहीं रहे, तो हमें लगता है कि इसको पैसे की चिंता है, लेकिन ये क्या करती है कि मुझे दवाई नहीं लेनी। ज्यादातर पल्सेटिला मैंने कहीं पे पढ़ा था, वो अपनी थोड़ी सी भी बीमारी को एंजॉय करती है, क्योंकि वो बीमारी के बहाने उसको आराम मिलेगा, उसको पैम्परिंग मिलेगा, उसको प्यार मिलेगा, तो वो दवाई नहीं लेगी। वेलसेज में मेडिसिन में भी पल्सिटिला इसीलिए है कि ठीक है चलेगा चलेगा, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा लेट लेती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। उसको ठीक होना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ठीक हो गई तो उसको काम करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, या उसको प्यार नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली अगर बीमार कोई बंदा है तो हम उसका ज्यादा केयर करते हैं, तो वो चीज पल्सेटिला एंजॉय करता है, इसलिए उसको लगता है कि थोड़ी बहुत बीमारी चलती रहे ना तो ज्यादा अच्छा है। अगर ठीक हो गई तो वापस वही रूटीन आ जाएगा, हस्बैंड ऑफिस चला जाएगा। लाइक मेरा जो लास्ट केस था ना, उसमें वो हस्बैंड ऑफिस जा रहा था, उसने वापस उसको रोक लिया था, है ना, कि वो मेरे पास रहे। कंपनी डिजायर होता है उसको कि मेरे पास रहे, कैरिंग करे, कैरेसिंग करे, ये डिजायर होता है पल्सेटिला को। इसलिए वो क्या करती है कि थोड़ी बहुत बीमारी हमेशा अपने पास रखती है कि मुझे ये तकलीफ है,
तो आप मेरे पास रहो, मुझे पैम्परिंग करो। ये पल्सीडिला का कोर है। और यही मुझे ये वाले केस में भी लगा कि ये आंटी थोड़ा बहुत काम कर रही थी, सब कुछ ठीक था, ठीक है, वॉक भी कर रही है, खुद का काम भी कर रही है, तो इतनी कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको लगता था कि नहीं मुझे ये है वो है ना। यहाँ पे कैलकेरिया क्यों नहीं सोचा? अगर कैलकेरिया से डीडी करे ना, तो मैंने ये सोचा कि पहली बात तो कैलकेरिया मैनिपुलेटिव में नहीं है, ठीक है, और कैलकेरिया है ना, उनको इतना डर लगता है, वो आईपीआर को भगाते हैं कि चलो मुझे तकलीफ है, ठीक है, आईपीआर ओवर प्रोटेक्शन करता है, और पल्सीडिला में उल्टा होता है, पल्सीडिला इतना मैनिपुलेट कर लेता है कि आईपीआर उसके पीछे दौड़ता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। और कैलकेरिया जो होता है वो लाइट डिजायर में है कि मुझे ठीक करना है, कैसे ठीक होगा, या हाइपोकॉन्ड्रियक एंजाइटी होती है कि क्या हो जाएगा, कैंसर तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था आंटी, आराम से बस मुझे पेट की तकलीफ है, ये हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, कमजोर हो गई हूँ, बेटा कर तो रहा है फिर भी अकेला है ना। तो ये सब, उनको कोई ऐसी मेजर एसिडिटी थी, बट ऐसी कोई मेजर एंजाइटी नहीं थी ना, या लाइट डिजायर वाला या मैनिपुलेटिव वाला, ऐसा कोई फैसेट मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने कैलकेरिया नहीं सोचा था। फिर अगर सल्फर से डीडी करें तो ये जो आंटी थी वो डिपेंडेंट ऑफ अदर्स थे, और वो चीज उनको अच्छी भी लगती है, लेकिन सल्फर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और उसका इंडिपेंडेंस, उसका नॉलेज, वही उसकी वेल्थ है। और जब वो उसकी इंडिपेंडेंस होता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाता अपने आप से, तो वो सल्फर को पॉवर्टी लगता है कि मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, मैं गिवर हूँ, मैं कैसे किसी की हेल्प ले सकता हूँ। तो सल्फर के लिए वो चीज, उसको वो फील नहीं अच्छी आती, वो ही इज गेटिंग, उसको लगता है कि मेरी हेल्थ कम हो रही है, तो वहां उसको लगता है कि मेरी हेल्थ कम हो रही है तो मैं पतला हो रहा हूँ, मैं कुछ खो रहा हूँ। सल्फर वो नहीं पसंद करता है कि मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़े। और उसका टोन जो सल्फर का और ये जो आंटी का टोन था बहुत अलग होता है। सल्फर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, सल्फर के लिए आईपीआर इतना दौड़ेगा नहीं, सल्फर को अच्छा नहीं लगता है कि मैं जाता हूँ ना, कुछ भी तकलीफ है मैं जाता हूँ, उसमें क्या यही तो राहत लेने, क्या जरूरत है बुलाने की, मैं कर सकता हूँ खुद, वो सल्फर को रहता है। और ये आंटी का ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने सल्फर नहीं सोचा और कैलकेरिया भी नहीं सोचा था। आर्सेनिक का तो बाइटिंग था ही नहीं बिल्कुल, तो आई केम टू पल्सेटिला। अगर आपको और कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। नाइस, यस मैम, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेरी है? मैम एक्चुअली ना फील पल्साटिला का आ रहा था, पर वो हम एंजाइटी मनी मैटर्स में अटक गए, तो इसलिए कैलकेरिया लगा। थर्ड नंबर पे मेरा भी पल्साटिला ही था, अब वो क्लियर हो गया। मैंने जो सिटी क्वेश्चन पूछा था ना, सिटी क्वेश्चन को कोई ध्यान देता ना कि सिटी क्वेश्चन क्यों पूछा, तो वहीं पल्सेटिला क्लियर हो जाती। हाँ, वो केस से ही पूरा एकदम सुन के उन्होंने खाली कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछा था। और ये एंजाइटी मनी मैटर्स वाला ये दूसरा ऐसा केस है जहाँ पर सब एंजाइटी मनी मैटर्स में फंस गए, वो वाला केस भी मेरा देखना। एक कोर मैंने हमेशा देखा है, आईपीआर दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है कि मेरी वाइफ को या मेरी माँ को या मेरी बहन को या मेरी जो भी रिलेटिव है उसको बहुत तकलीफ है और आप देखिए, तो वहां पे, और वो बोलेगा नहीं नहीं ठीक है मुझे पैसों की चिंता है, ये ऐसा है वैसा है, मतलब वो मना करेगी और आईपीआर बोलेगा नहीं तू दवाई ले। वहां पे भी यही चीज थी और यहाँ पे भी यही चीज थी, तो हमें लगता है कि उसको मनी की चिंता है, लेकिन वो उसकी हिपोक्रेसी होती है। तो आई होप ये दोनों केस देखने के बाद आप लोगों को भी ऐसा कोई केस आया तो जरूर पल्सेटिला पकड़ में आएगी। थैंक यू सो मच मैम। इसका मैनिपुलेटिव बहुत अच्छा लगा। ये शायद डिस्कस हुआ कि नहीं मालूम नहीं, मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो शायद ये नौटंकी उसके बहू को मालूम होगी अच्छी तरह से, इसलिए आप जाने के बाद भी वो आई नहीं है। अगर वो उतनी सीरियस होती तो बहू भी आती और आपको भी बोलती कि जरा अच्छी दवा दो, ऐसा दो। ये भी इसके पीछे रीजन हो सकता है। एग्जैक्टली ये आपने बहुत सही पकड़ा, तुषार सर ने लिया था ये पॉइंट। एक्चुअली क्या था, बेटा थ्रू आउट द केस मुझे लेने भी आया, थ्रू आउट द केस कमरे में था और मुझे छोड़ने भी आया, और बहू किचन में ही थी, घर में ही थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा लुक दिया कि ये इसकी वापस नौटंकी शुरू हो गई, इसको कुछ है नहीं, मतलब उसने तो मेरे उसको सामने मालूम होगा smile ना की। वो। हाँ, क्योंकि वो कमा रही है लेकिन हाँ। बेटा माँ के पीछे जा रहा है ना, ऑब्वियसली। अगर आप घर में माँ है और बीवी है तो आपको दोनों को ध्यान रखना है, ये माँ के पीछे बेटा जा रहा है
और जो उसने बोला ना फैमिली में प्यार नहीं है, वहां पे थोड़ा बहुत उसने हिंट दिया था कि बेटे और बहू में इसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। बेटा इतना ज्यादा माँ का केयर करता था तो बहू इग्नोर होती थी, और बहू को उस बात का बहुत गुस्सा था। वो एक बार मेरे पास नहीं आई, ना उसने मुझे कुछ बताया माँ के बाद सास के बारे में कि कोई तकलीफ है या ये करो, उसने कुछ नहीं बताया। वो किचन में बस उसने एक लुक दिया था मुझे, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। तो यहाँ भी एक चीज क्लियर हो जाती है, तो उसने बेटे को कितनी उसमें बांस रखा है कि बहू गुस्से में है। कोई भी होगा ऑब्वियसली कि पूरा ध्यान बेटे का माँ पे ही है, वो अपनी बीवी पे ध्यान दे ही नहीं रहा है। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा मंगेशी ने। लेकिन इसके वजह से कभी ना कभी आ जाएगी मैम आपके पास बहू, तो बहू का मेडिसिन बराबर निकाल लोगे फिर आप। अब तो मैं अहमदाबाद आ गई, वो दिल्ली में है, वो पुराना केस अच्छा, एक्चुअली में। ओके। स्टेज में बहू का क्या सोच सकते हैं, जैसे वो गुस्से में है और आई नहीं तो इस अब स्टेज वो में क्या सोच सकते अगर वो बीमारी कुछ लेके आएगी तब हम सोचेंगे मैम। हैं? पर हाँ, अच्छा। एक रूब्रिक में आपको जैसे आपने एनालिसिस किया था उसमें डिस्गस्ट बताया था, तो डिस्गस्ट नहीं आएगा मैम, यहाँ पर डिस्पैच सोच सकते हैं। लेकिन डिस्गस्ट क्या होता है ना, घिन से आते हैं, उस चीज से गंदा लगता है, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे मैम। तो डिस्गस्ट नहीं आएगा। आई थिंक आपने ही बोला था ना। यस, हाँ हाँ, हाँ यस, बाद में सोचा मैंने कि गलत हो गया है। हाँ, कोई बात हाँ, नहीं। ये डिस्कस तो अपने आप से घिन वैसी वाली कंडीशन थी ही नहीं उसमें। यस। और किसी को कोई क्वेरी कुछ पूछना है? आप कुछ ऐड करिए सर, मनोज सर। मनोज सर आप हाँ कुछ ऐड हेलो। करिए पल्सिटिला के बारे में। हाँ हेलो, जस्ट मिनट, मैं अभी जस्ट रास्ते में था। पल्साटिला जो है एक फोलिक रेमेडी है। इसके बहुत बड़ा रेमेडी है, अलग अलग फैसेट रहते हैं। ऐड करने के लिए मैम ने बोला है तो मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। महेश चंद्रा सर का एक केस था, वो मतलब अपने देवर का बहुत लाड प्यार करती थी। शादी होके आई थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो मतलब देवर को ना एक बेटे की तरह इस तरह से वो लाड प्यार करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके देवर ने उसको किस कर लिया, तो वो पेशेंट जो थी वो उसमें चली गई डिप्रेशन में। सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस में भी पल्साटिला है। तो इस तरह का केस था, मतलब इतनी मॉरल वैल्यूज के लिए सेंसिटिव भी होती है पल्साटिला। मैनिपुलेटिव भी है और फेनिंग भी है, क्रेडुलस भी है, ये सब चीजें भी हैं। लेकिन एक ऐसा भी फैसेट आपको देखने को मिल सकता है। पूरा केस तो याद नहीं है, तो ये मैंने इसलिए बताया कि हमें प्रेजुडाइज भी नहीं होना चाहिए, एकदम ओपोजिट पल्साटिला भी मिल सकता है। जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल सही। देखिए मेडिसिन के बहुत सारे होते हैं, और पल्सेटिला का मैनिपुलेशन के साथ साथ अफेक्शन जो है ना, वो एब्जॉर्ब करने कैपेसिटी के साथ अफेक्शन लेना, ये उसको बहुत अच्छे तरह से आता है कि कैसे किसी से अफेक्शन लिया जा सकता है। एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ पल्सेटिला। दिखने में कैसी भी हो, दिखने में एकदम भद्दी भी रहेगी ना, स्टिल शी विल गेट द लव एंड अफेक्शंस ऑफ द पीपल्स अराउंड हर। उसको वो तरीका मालूम होता है। बस उसके जो बहुत क्लोज होते हैं, जो उसको अच्छी तरह से जानते हैं ना इसकी नौटंकी को, वही इससे थोड़ी सी गिना करते हैं। एक मिनट, बहुत ज्यादा साउंड है।
तो जैसे अब एक और केस था, एक लेडी है, उसकी आंखें नहीं थी, बच्ची थी, तो उसके माता पिता उसको ध्यान ही नहीं देते थे, तो एक कोने में पड़ी रहती थी और इस तरह से वो करती रहती थी। मैंने कुछ कोई एक लड़का था जो पेशे से कारपेंटर था, उसने उसको देखा तो उसको लगा कि यार इसको केयर करना चाहिए, तो बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में है। केयर करते करते उसे प्यार भी हो गया, उसने शादी भी कर ली। एंड लिटरली जब मैंने देखा ना उसको, तो वो देखने में चेहरा भी टेढ़ा मेढ़ा, छोटा सा, ब्लैक, और लड़का जो है बहुत हैंडसम। तो मुझे भी लगा यार कैसे इससे शादी कैसे हो गई। तो उसके आई का ट्रीटमेंट मैं कर रहा था, तो कभी कुछ मेडिसिन, कभी कोई मेडिसिन लगती थी। तो उस केस को भी वहां पर पल्सिटिला जो है ये हो सकती है, कैसे हुई, ये मैजदा ने सिखाया था मुझे। मैजदा ने बताया कि देखो वो लड़की देखने में कैसी है, लेकिन उसने इसके बाद भी एक अच्छे से लड़के को अपना ये तो कर लिया ना, मैनिपुलेट तो कर लिया ना, वो उसके ये में फंस गया, उसके प्रति उसकी एक पिटी, सिंपैथी, अफेक्शन सब आ गया। ये पल्सिटिला करती है। नहीं तो मैं उस केस में पल्सिटिला में कभी नहीं पहुंच सकता था। उसका चेहरा मोहरा इस तरह का था, देख कर बहुत झगड़ालू, एकदम मैंने बैंड बजा के रखी हुई है हस्बैंड का। इसके बाद भी जबकि इतना प्यार करता है, इतना चाहता है, इसके बाद भी परेशान करके रखा हुआ है उसने। तो पल्सिटिला के बहुत सारे फैसेट पल्सिटिला होते हैं। कामचोर भी होती है ना, मेन हाँ, मेन काम करके अपना काम निकालती है। अपना काम निकालना है उसको। मतलब कामचोर भी होती है ना, ज्यादा मेहनती नहीं होती है, ऐसा भी होता है क्या एक? हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा काम चोरी होगी, लेकिन यूजुअली डिजीज कंडीशन में है, उसको जो है उसको उसके आसपास कोई चाहिए जो उसका केयर करे व्हेन शी इज सिक। एंड दैट इज द पार्ट जहां पर हम यूजुअली पल्सिटिला आराम से पकड़ते हैं। लेकिन हर केस में वैसे हमें मदर वाला ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बेटे को देखिए ना, वो जैसे माँ बच्चे का केयर करते है, उसको बेटा जो है माँ की केयर कर रहा है। और देखा जाए तो उसी के साथ में दूसरा भी कोई होता है ना, वो परेशान नहीं करता। माँ भी बोलेगी ना कि इसको ये इतनी नाजुक है कि इसके लिए तो मेरे को बस रहना पड़ता है, ये रह नहीं सकती। और पल्सिटिला भी जैसे होता है ना, जैसे आर्सेनिक बीमार पड़ता है तो एकदम परेशान कर देता है, पल्सिटिला भी परेशान करती है। लिटरली जो है ना, पल्सिटिला के बच्चे जो पेरेंट्स है ना, उसको डर लगेगा यदि पल्सिटिला के बच्चे, भैया भगवान ये बीमार ना पड़ जाए। कि बीमार करने से हालत खराब कर देती है पेरेंट्स की। इसका तो मैं भुक्तभोगी हूँ, इससे अच्छे से पता है, मुझे लिटरली डर लगता है। सर एक चीज पूछूं मैं? हाँ बोले। वो मेरे यहाँ एक है, काम करती है, उसकी बेटी है, मम्मी भी, उसकी माँ भी पल्सिटिला है और बेटी भी 1.5 साल की है। मतलब वो काम करने के लिए मजबूरी में आई है, कोई नहीं है उसका। वो बच्ची को कितनी मुश्किल से वो संभाल के सुलाती है, तो बस जैसे आँख खुलता है ना, आँख खुलते ही रोती है वो, और बस मम्मी के पीछे, उसको काम ही नहीं करने देती। थोड़ा सा भी दरवाजा आड़ हुआ उसके पीछे हुआ, उसको रोते रोते उसके पीछे ही जाएगी, उसको बस वो केयर करती रहेगी, लेकिन वो छोड़ती नहीं। तो उसको मैंने पल्सिटिला 200 दिया है 2 बार, लेकिन उसका नेचर नहीं जा रहा है। भी किया है, ठीक भी हुई है। अब क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए पल्सिटिला के आसपास तो जो भी इतना जो ये नेचर जो है ना, यूजुअली जो बेसिक नेचर है वो कभी जल्दी से किसी का बदलता नहीं है। आता म्हणजे त्याला उद्याच सांगायचंय। नेचर यदि पैथोलॉजिकल लेवल में चला जाए तो जरूर बदलता है, लेकिन इतनी ज्यादा यदि है तो या तो पावर बढ़ाने पड़ेंगे उसके नेचर को चेंज करने के लिए, या आसपास देखिए कोई और मेडिसिन तो नहीं आ रही है। हो सकता है कि पल्सिटिला काम कर रही है, तो जब तक काम कर रही है ठीक है, जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन आपको ऑटोमेटिक आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आप खोजेंगी मेडिसिन और क्या लगेगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मेरा होता है कि एक मेडिसिन ने काम किया, अच्छा काम किया, हो सकता है जैसे इस संडे को हो सकता है मैं प्रेजेंट करूं, बहुत अच्छा काम किया और उससे काफी दिनों तक ठीक रही, आराम भी मिल रहा था, लेकिन एक जगह जाके अटक गया था, तब मुझे चेंज करना पड़ा मेडिसिन, एंड इट डिड वंडर इन दैट केस।
2 महीने के अंदर उसका लिवर स्पॉट चला गया। तो बाद में जब मैंने देखा कि ये मेडिसिन पहले भी वही थी, लेकिन उससे पकड़ में नहीं आ रहा था। तो वो ऐसा होता है। इतनी ग्रीडी है वो बच्ची कि मतलब साथ में मम्मी के साथ में भाई के साथ में नहीं खाएगी, उसके अकेले खाना है, उसको सेपरेट, किसी को शेयर नहीं करना है। तो वो ग्रीडीनेस देख करके मैंने उसको दिया था। ले सबका लेगी, देगी किसी को नहीं। हाँ, वो ले लेगी, देगी नहीं। अगर कोई ले ले तो लेट लेट के रोएगी वो 1.5 साल की बच्ची। हालांकि ऐसा भी मिलता है ना, जब अपने पल्सेटिला ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो यदि किसी पे दिल आ गया ना, किसी बच्चे पे बहुत ज्यादा अफेक्शनेट भी है, तो उसको अपने सारे खिलौने देंगे, लेकिन सबको नहीं देंगे। वहां भी होता है पर्टिकुलर किसी को देना है, जिसको वो चाहती है, जिसको प्यार करती है, सबको नहीं शेयर करती। तो यदि शेयरिंग मिले कभी, तो ऐसा नहीं कि पल्सेटिला नहीं होगा, वहां भी हो सकता है। वहां थोड़ा सा देखना पड़ेगा किसको शेयर कर रही है, उसके साथ उसका क्या रिश्ता है। तो उसके पीछे भी रहता है कि उसको उसकी जरूरत है, और उसका प्यार पाने के लिए, उसका अफेक्शन पाने के लिए कि वो उसके पास रहे, तब वो उसके साथ शेयर करेगी, कि वहां उसको भी तो लेना है ना उससे, तो वहां शेयर कर सकती है। तो इस केस में बहुत सारे मोड थे, जो बहुत जो क्या कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस वाले मोड थे बहुत सारे, और उसको आपने इतनी सफाई से पकड़ा है ना, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और पहली बार में निकालना, पल्सेटिला को पकड़ना और टैरेंटुला को पकड़ना, थोड़ा टेढ़ा केस हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो इतना तो मानना पड़ेगा, आप सोचते बहुत अच्छा है किस तरह से कहाँ पकड़ना है, क्या है। तो लाइंस के बीच में पढ़ना आपको बहुत अच्छा आता है कि चाबी। तो और कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ, रुब्रिक जब डाले तो पल्सेटिला आ रही थी, लेकिन कैलकेरा कार भी फंस गए, उसमें ही फंस गए थे हम। तो ऐसा आपने लेकिन वॉइस नोट डाला था उस टाइम, समय लगा था कितनी माइल्ड माइल्ड तरह बोल रही है, अफेक्शनेट है। और वो झाड़ू वाले को भी, वो झाड़ू मारने वाले को भी उसको चाय के लिए बुलाती है। तो इतनी माइल्ड और अफेक्शनेट है। और वो आपने वो पूछा कि उसको मायके की हिस्ट्री पूछी, वहां कैसे रहती थी, लाडली थी क्या, ऐसा। तो उस टाइम पल्सेटिला क्लिक होना चाहिए था, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह क्लिक किया और कैच किया वो पल्सेटिला। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नाइस सो किस। मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल। ग्रेटिट्यूड मनोज सर, प्रवीण सर, दिलीप सर भी थे, आई थिंक लीव कर दिया सर ने। आप सब से ही हम सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच हम सबको सिखाने के लिए और आइए जो फैमिली बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सब पार्टिसिपेंट का, थैंक यू, क्योंकि शेयरिंग से हमें बहुत सीखने मिलता है। बिल्कुल, हम लोग सभी एक दूसरे से बहुत अच्छा सीखते हैं। और फैमिली में क्या होता है ना कि कोई भी यदि थोड़ा पीछे चल रहा है तो हम लोग साथ लेके आगे बढ़ा देते हैं। यही फैमिली का मजा है, किसी को पीछे छूटने नहीं देते। तो ओवर टू यू प्रवींदा। प्रवींदा आ गए हैं, वो और भी अच्छा कुछ बताएंगे इसके बारे में, या और कोई कुछ बोलना चाहते हैं पहले बताइए। जी सर, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, विषय ऑलरेडी 1.5 घंटे का हो चुका है और हम काफी कुछ ऐड कर चुके हैं। मैम ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली पल्साटिला का ये जो कैसेट है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम। ना सिर्फ अपना केस प्रेजेंट करते हैं, बल्कि कोशिश उनका ये रहता है कि वीडियो केसेस भी प्रेजेंट करते हैं, उनसे और अच्छे से स्टडी होता है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी हमारे मेंटर्स अपने वीडियो या ऑडियो केसेस प्रेजेंट करते हैं,
उनको जितना भी हम आभार प्रकट करें वो कम है, क्योंकि जो हमको ये कंफ्यूजन होता है कि सल्फर है, पल्साटिला है, या कोई भी जो भी रेमेडीज हमारे माइंड में आती है, तो जो फाइनल उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो यही रहता है कि जो पेशेंट का टोन है, उसके एक्सप्रेशन जो हैं, ये चीजें बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं, क्योंकि बेलाडोना के जेस्चर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उसका टोन है, वो पल्साटिला का नहीं होगा। तो एक बार हम अपने को इस तरह से, अपनी ऑब्जर्वेशन को इस तरह से कर लेते हैं, ये सब हमको आ जाता है, हमारे एक्सपीरियंस का पार्ट बन जाता है, तो फिर बहुत चीजें इजी हो जाती हैं और कंफ्यूजन बहुत कम हो जाता है। तो मैं तो जितने भी हमारे ऐसे रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं जो अपने वीडियो केसेस प्रेजेंट करते हैं, उनको स्पेशली बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ उनका, और मैम का बहुत बहुत आभार। एक से एक अच्छे अच्छे केसेस मैम प्रेजेंट करते हैं, और ऊपर से बीसी के लिए भी समय निकालते हैं कि अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स सीख पाए, और ये बेनिफिट जो माइंड मेथड का है, ये जो ब्यूटी है माइंड मेथड की, कि हम बड़े से बड़े केसेस में बहुत मतलब इजी से इजी ब्रेक थ्रू के जरिए भी एंट्री कर जाते हैं, और कई बार मतलब बहुत डिफिकल्ट केसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत इजीली एंट्री हो जाती है और इजीली हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर पाते हैं। तो मेरी तरफ से मैम को बहुत बहुत आभार। आज थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ तो मैं उनका वेलकम नहीं कर पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो आज के इस शानदार वीसी को थैंक यू सो जी मच, मैम। आपने चांस दिया शेयर करने का, और शेयर करने से हमें नहीं फायदा नहीं मैम, सबसे ऐसा ज्यादा कुछ है तो आपका, आप लोगों का सबका थैंक यू है सर। ग्रेटिट्यूड टू ऑल नहीं। थैंक यू। जी मैम, एक्चुअली हमारा फैमिली ग्रुप है, तो यहाँ पर हम चांस नहीं देते, हमारे मेंटर्स हमको चांस देते हैं कि हमको उनसे सीखने को मिलता है, क्योंकि मुझे पता है हम केसेस को प्रेजेंट करते हैं, तो केस को क्रैक करना, पेशेंट को ठीक करना एक पॉइंट है, लेकिन उस केस को आके प्रेजेंट करना, उसके पीछे जो मेहनत लगती है, जो तरह तरह से सोचना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तरह तरह के क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी पार्टिसिपेंट आके कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, वो सब चीजों को फेस करना और ये एक्स्ट्रा टाइम देना, मतलब ये सच में बड़ा जेनरस बोल सकते हैं इसको, क्रेजियस बोल सकते हैं, जो ऐसे जितने अच्छे अच्छे पॉजिटिव टर्म हैं हम बोल सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी के लिए है कि होम्योपैथी ग्रो करे, हमारे होम्योपैथ जो है वो और एम्पावर हों और उनको कॉन्फिडेंस आए। तो मेरे को पता है, तो इसके लिए मैं मतलब हम चांस नहीं देते हैं, आप लोग हमें चांस देते हो, आपसे सीखने को मिलता है, इसके लिए हमारी IHF फैमिली आपकी आभारी है, हमारे सभी मेंटर्स की, हमारे पार्टिसिपेंट्स की बहुत आभारी है। तो आज की शानदार कि ये लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि कई बार हमें लगता है कि ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं और बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आपका केस तो मैंने पिटारा था, इसके अंदर बहुत सारे खजाने थे, इतने टर्न थे, इतने मोड़ थे इसमें ना, उस मोड़ को पकड़ना, दिस इज एन आर्ट, और वो आज सीखने को मिला है श्वेता मैम आपसे, बहुत बढ़िया। अभी एंड करते हैं। थैंक यू जी मनोज सर। तो आज की शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट हमारी अगली वीसी में। थैंक यू सो मच। मैम आप ही एंड कीजिए, रिकॉर्डिंग आपने ऑन किया था तो आपके पास सेव हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया था, वो आप भी कर सकते हैं प्रविंदा, कोई जो ऑफ करेगा उसके यहाँ चला जाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर।